नमस्ते। करियर गाइडेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आइए अपने सपनों को साकार करें। क्या सिर्फ 10 मिनट किसी देश की किस्मत बदल सकते हैं? सुनने में शायद अजीब लगे, पर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बिल्कुल यही हुआ था। आज हम उसी दिन की कहानी में गहराई से उतरेंगे, जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख। तो ये सब कितनी देर तक चला होगा? जरा अंदाजा लगाइए। सिर्फ 10 मिनट। जी हाँ, 10 छोटे से मिनट, जिनमें एक शांतिपूर्ण सभा को मौत के मैदान में तब्दील कर दिया गया। और इन 10 मिनटों में हुआ क्या? सैनिकों ने 1650 राउंड गोलियां चलाईं। वो तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक कि उनका लगभग सारा गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। और इसका नतीजा ये कि 1000 से भी ज्यादा निहत्थे लोग, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, मारे गए। ये एक दिल दहला देने वाला आंकड़ा है, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये उस कहानी से बहुत अलग है जो ब्रिटिश सरकार दुनिया को बता रही थी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान, जो उस दिन एक ऐसा जाल बन गया जिससे निकलना नामुमकिन था। यहाँ एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जो बस कुछ ही देर में एक भयानक नरसंहार में बदलने वाली थी। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इस भयानक हिंसा को समझने के लिए हमें उस चिंगारी को देखना होगा जिसने इस आग को भड़काया था, एक काला कानून। देखिए, कहानी शुरू होती है एक वादे से, एक टूटे हुए वादे से। पहले विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का भरपूर साथ दिया था। आपको पता है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लगभग 60% सैनिक भारत से थे। लोगों को उम्मीद थी कि इस वफादारी के बदले में उन्हें ज्यादा अधिकार मिलेंगे, स्वशासन मिलेगा। पर मिला क्या? आर्थिक तंगी, कमर तोड़ देने वाले टैक्स और ऐसे कानून जो हर आवाज को दबा देना चाहते थे। और इसी धोखे का, इसी विश्वासघात का सबसे बड़ा सबूत था रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसने आम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए। जरा सोचिए, किसी भी इंसान को सिर्फ शक के आधार पर, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी मुकदमे के 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। जैसा कि उस वक्त कहा जाता था, न वकील, न अपील, न दलील। अब इस काले कानून का असर अमृतसर में सीधे सीधे दिखने लगा था। लोगों के 2 बहुत ही चहेते नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इसी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद तो विरोध की आग और भड़क उठी। जवाब में अंग्रेजों ने शहर में मार्शल लॉ लगा दिया। मतलब अब कहीं भी 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो अब इस पूरी कहानी को दिमाग में रखते हुए हम वापस चलते हैं उस दिन पर, 13 अप्रैल 1919। वो बैसाखी का दिन था, एक त्योहार का दिन। करीब 15 से 20,000 लोग बाग में जमा थे, परिवारों के साथ, बच्चों के साथ। ज्यादातर लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। शाम के करीब 4:30 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाग से बाहर निकलने के अकेले तंग रास्ते को बंद कर दिया। उसने भीड़ को हटने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी, एक बार भी नहीं। उसने सीधा अपनी टुकड़ियों को गोली चलाने का हुक्म दे दिया और निशाना बनाने को कहा भीड़ के सबसे घने हिस्सों। 10 मिनट, बस 10 मिनट तक मौत का तांडव चलता रहा। गोलियों की बौछार से बचने के लिए, जान बचाने की कोशिश में बहुत से लोग बाग के अंदर बने एक कुएं में कूद गए। बाद में उसी एक कुएं से 120 से ज्यादा लाशें निकाली गईं। आज हम उस जगह को शहीदी कुआं के नाम से जानते हैं। तो इतनी बड़ी, इतनी भयानक घटना के बाद क्या हुआ? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिला? चलिए देखते हैं कि सरकारी जांच में क्या सामने आया। ये स्लाइड ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। ब्रिटिश सरकार की बनाई हंटर कमीशन रिपोर्ट ने कहा कि सिर्फ 379 लोग मारे गए थे, जबकि कांग्रेस समिति का अनुमान था कि ये संख्या 1000 से कहीं ज्यादा थी। ये सच को दबाने की, उसे छोटा दिखाने की एक साफ कोशिश। और जनरल डायर, अगर किसी को कोई शक था तो उसने जांच में उसे खुद ही दूर कर दिया। उसने बड़ी बेशर्मी से कहा, मैंने ये एक नैतिक प्रभाव पैदा करने के लिए किया। अगर मेरे पास और गोला बारूद होता तो मैं और देर तक गोली चलाता। अगर मैं बख्तरबंद गाड़ियों को अंदर ले जा पाता तो मैं उनका भी इस्तेमाल करता। मतलब उसकी क्रूरता और उसकी मंशा उसके अपने ही शब्दों में साफ जाहिर।
तो इस कबूलनामे के बाद क्या हुआ? हंटर कमीशन ने डायर की कार्रवाई की निंदा तो की, पर इसे किसी भी तरह की सजा के लायक नहीं समझा। उसे सिर्फ सेना से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। हजारों लोगों की मौत की कीमत, सिर्फ एक इस्तीफा। इस घटना के बाद जो हुआ वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। भारत में रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन ब्रिटेन में वहां की जनता के एक बहुत बड़े हिस्से ने डायर को हीरो बना दिया और उसके सम्मान में हजारों पाउंड का चंदा इकट्ठा किया। ये हत्याकांड और उसके बाद का ये अन्याय, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक मोड़ था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर एक बहुत गहरा और कभी न मिटने वाला असर डाला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक अध्याय इंतकाम का भी है। 21 साल बाद 1940 में इस नरसंहार के एक गवाह उधम सिंह लंदन पहुंचे और उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या कर दी। ये वही ओडायर था जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जिसने डायर की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया था। असल में इस एक दिन ने ब्रिटिश राज के न्याय के नकाब को हमेशा के लिए नोच कर फेंक दिया। इसने लाखों भारतीयों को यह साफ कर दिया कि अब छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। अब लक्ष्य सिर्फ एक था, पूर्ण स्वतंत्रता। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कैसे इतिहास में सिर्फ एक दिन, चंद मिनट, एक पूरी कौम की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं।